Hello students, we are into the third lecture on this chapter, Laws of Motion, Standard 11. So today's topic is work done by variable force. So there is a question in your exercise, theory question number 210. What they have asked, that the formula for work they are asking, and secondly they are saying that is this formula applicable under all conditions. If it is not applicable under some conditions, then you are supposed to tell what are those conditions जिसमें वो formula applicable नहीं है, and वो conditions में फिर work done कैसे find किया जाता है. That is what we are supposed to tell. So first thing they have asked is what is the formula for work. So work का basic formula it is force into displacement, and scalar and vectors chapter में, that is mathematical methods chapter में हम पढ़ चुके हैं that it is dot product of force and displacement, and you know dot product में cos theta आता है, so this will be written as f s cos theta. Agreed? This is the formula for work done. Now there are some conditions under which this formula is applicable. Okay, एंड कुछ कंडीशंस है जिसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. सो फर्स्ट कंडीशन इज कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दे शुड बी कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, अ फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, तो ही ये वर्क डन का फॉर्मूला एप्लीकेबल है. सेकेंडली इफ यू आर फाइंडिंग वर्क डन फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट टू सम हाइट, ठीक है, हाइट पे लेके जा रहे हो, सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इन दैट केस अगर वो हाइट का वैल्यू इट इज इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के हाइट पे लेके जा रहे हो, तो इन दैट केस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. द रीजन इज उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चेंज हो सकता है बिकॉज द डिस्टेंस आर टू हाई. ओके, जैसे आप हाइट पे जाओगे you know the value of acceleration due to gravity decreases, correct है कि नहीं? So उसकी वजह से क्या होगा, ये values constant नहीं रहेगा force का, displacement का. Okay, so ये condition है जहां पर आप ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाते हो इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, वहां पर ये फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल. देन सेकेंडली इज इफ यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस या फिर कोई विस्कस फोर्स है, सो इन दैट केस आल्सो दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ये जो विस्कस फोर्स होता है, ये जो फोर्स अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं स्पीड पे भी डिपेंड करता है. ओके, सो टू समराइज देयर इज वन कंडीशन दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. देयर आर टू कंडीशंस वेयर दिस फॉर्मूला आर नॉट एप्लीकेबल. फर्स्ट कि आप हाइट पे लेके जा रहे हो इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, एंड इफ यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स, ठीक है, यहां एप्लीकेबल नहीं. सो ये जो दोनों कंडीशंस है जहां ये एप्लीकेबल नहीं है, ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज यहां पर वर्क का वैल्यू चेंज हो रहा है. ओके, हियर द वैल्यू ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर चेंजिंग. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. अब आपको समझेगा ये टॉपिक का मतलब क्या है. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, समझ में आया? फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, फिक्स कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है. सो जब फोर्स का वैल्यू वेरिएबल है तब वर्क कैसे निकाला जाता है, दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड. सो इन दैट केस हमको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है इंटीग्रेशन का. ओके, सो हियर देयर इज अ ग्राफ, यू विल अंडरस्टैंड. यहां फोर्स है वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस. सो फोर्स का वैल्यू देखो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है. जैसे यहां कुछ अलग वैल्यू रहेगा, देन वो धीरे धीरे कम हो रहा है, फोर्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग. यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व दिस. अगर कांस्टेंट वैल्यू होता फोर्स का तो यहां पर स्ट्रेट लाइन आता. एम आई करेक्ट और नॉट? बट ये तो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो ये हो गया कौन सा केस? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. सो इन दिस केस व्हाट वी डू, हम लोग यहां पर एक स्ट्रिप अज्यूम करते हैं.
we assume a very small strip. This strip is denoted as ds. मतलब क्या? ds is a very small displacement. Very small has a one more new word which is infinitesimally. Infinitesimally का मतलब very very small. ठीक है? तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. क्लियर? नाउ अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन फाइंड करोगे तो वो भी स्मॉल वैल्यू ही आएगा. ठीक है? सो यू विल फाइंड dw स्मॉल वर्क डन which will be equal to force into displacement. यहां तक क्लियर है? बट हमको तो टोटल वर्क डन फाइंड करना है. टोटल वर्क डन इज w. तो ये कैसे फाइंड करेंगे? बाय इंटीग्रेशन. नाउ इंटीग्रेशन वी आर स्टडीड इन मैथमेटिकल मेथड्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स का चैप्टर. इंटीग्रेशन मतलब सब जोड़ना. ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रिप्स आपने अगर यहां अज्यूम किए हैं ये पूरे एरिया के बीच में, ठीक है, तो वो सारे ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? W. तो सारे ऐसे स्मॉल वर्क डन को ज्वाइन करना है, मतलब आपको करना है इंटीग्रेट. I repeat this, when you want to join all small work done, मतलब आपको करना है इंटीग्रेट. अब कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? मुझे तो सिर्फ इतना ही एरिया चाहिए ना. मुझे ये y एक्सिस से लेकर इनफाइनाइट तक थोड़ी जाना है उतना दूर. मुझे s1 से s2 के बीच में ही वर्क डन फाइंड करना है. सो यहां पर आएगा लिमिट्स s1 से लेकर s2. गॉट दिस? नाउ नेक्स्ट स्टेप, इधर s1 इधर s2. वर्क डन के बदले आप क्या लिखोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके? नाउ ये सॉल्व करोगे. मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज लगाना होता है एंड वो पूरा फाइनली सॉल्व करके वर्क डन का आंसर मिल जाएगा. ओके? सो ये कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने सेकंड चैप्टर में लिए हैं. ओके? जैसे यहां पर समझ लो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3. ठीक है? फिर लिमिट्स पुट करने का. सो नंबर्स से हमको पता है कैसे सॉल्व करते हैं. ये तो सिर्फ अल्फाबेट्स है. ठीक है? नाउ देयर इज वन मोर थिंग. इसका जो आंसर आएगा, दैट आंसर यू कैन फाइंड अदर वे आल्सो. आपको करना क्या है? ये जो एरिया है पूरा, दिस एरिया बिलो द ग्राफ, ओके, वो फाइंड कर लो. इफ यू फाइंड द एरिया बिलो द ग्राफ, लेट मी टेल यू, उसका आंसर भी ये वर्क डन से मैच होगा. ठीक है? सो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ दिस शेप. अब ये शेप क्या है? दिस शेप इज ट्रेपेजियम. कौन सा ट्रेपेजियम है? A, S1, S2, B एंड बैक टू A. ओके? सो ये है वो ट्रेपेजियम. सो जो आंसर इसका आया, लेट्स से 100 आया ट्रेपेजियम का एरिया. लेट मी टेल यू, आप ये मैथ्स का इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते फाइनली तो उधर भी आंसर 100 ही आता. ठीक है? सो टू समराइज आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग कि वेरिएबल फोर्स है तो भी वर्क डन निकाला जाता है, बट तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. उसमें ऐसा घुमा फिरा के सॉल्व करना पड़ता है फॉर वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स. So students, we are moving for the next sum related to this topic of work done by variable force. So question में देखो क्या लिखा है कि force is decreasing from 5 Newton to 3 Newton. ठीक है? And वो force की वजह से displacement हो रहा है 3 meter to 5 meter. Calculate the work done. Okay? So we can understand कि समझ लो force का value 5 Newton है तो तभी displacement 3 है. फोर्स का वैल्यू 3 न्यूटन है तो डिस्प्लेसमेंट 5 है. सो लेट अस कंसीडर दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 3 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर इज 3 एंड दिस इज 5. सो वी कैन अंडरस्टैंड फोर्स 5 तब डिस्प्लेसमेंट 3. तो यहां पर वो पॉइंट आएगा एंड फोर्स 3 तो डिस्प्लेसमेंट 5, ये वो पॉइंट आएगा. सो दिस इज हाउ ये बनता है आपका ग्राफ. नाउ आई हैव टोल्ड यू अगर एरिया फाइंड करोगे तो भी आपको वर्क डन मिलेगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सटेंड दिस वे
एंड हमको ये एरिया फाइंड करना है. वी आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट दिस एरिया. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देयर इज अ फॉर्मूला which will give you work done. Okay, so area of trapezium आप फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो. अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हार्ड जा रहा है आपको, व्हाट यू कैन डू, ये आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो. इसको यहां पर आप ट्रायंगल बना सकते हो एंड नीचे का पार्ट आप रेक्टेंगल बना सकते हो. गॉट दिस. बट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इनटू एडिशन ऑफ टू पैरेलल साइड्स. अब यहां पर ये दोनों पैरेलल साइड्स है, उनका एडिशन करो, तो ये होता है आपका 5 प्लस ये डिस्टेंस आपका होगा 3. ठीक है, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हाफ तो फिक्स है, यहां पर आपको दोनों पैरेलल साइड्स का एडिशन करना है, which is 5 over here and 3 over here, and into the distance between the two parallel sides. So ये दोनों पैरेलल साइड्स में ये डिस्टेंस है 3 से 5 के बीच में, मतलब ये 2 हो गया कि नहीं, 3 4 5, that is 2. ओके, तो यहां पर आएगा 2. So this got cancelled and 5 plus 3 will give you 8. Work done का यूनिट जूल. Done. This sum is over for only 2 marks. Students, now it's time to go for integration. I'm going to take the sum related to work done under variable force, but by integration. So integration के formula थोड़ा brush up कर लो. Integration of 1 dx is x plus constant तो होता ही है, but constant हम नहीं लिखते जब यहाँ पर limits होगा. Okay? So ये वाले sum में limits होने वाला है, so constant नहीं आएगा. Otherwise, if limits are not there, then we are always supposed to include a constant. ठीक है, x का इंटीग्रेशन x square by 2, x square का इंटीग्रेशन x cube by 3, x cube का इंटीग्रेशन x raised to 4 by 4. So actually एक जनरल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, x raised to n is x raised to n plus 1 divided by n plus 1. यहाँ पर सब जगह देखो वही किया मैंने. ठीक है, प्लस वन करके लिखा हुआ है. Even you can see over here also, x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, so 1 plus 1 2, and here also 1 plus 1 2. Got this? Now let's go to the question. यहाँ पर फोर्स का एक इक्वेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, and they have asked you to calculate the work done. So how I will do this? Work done will be written as integration of force into displacement. ठीक है, now displacement I have written x because x में दिया है ना, s दिया होता तो ds लिख देता. It is x, so dx. Now here I need to put the limits. So displacement कहां से कहां तक हो रहा है, 20 से 40, but it is in centimeter, तो मीटर में करना पड़ेगा. 20 सेंटीमीटर is 0.2 मीटर. Okay, I think I should write it smaller, 0.2, and 40 centimeter is 0.4. So ये हो गया हमारा limits. Now force का equation substitute कर दो इधर. Force equation is 3x square minus 2x plus 1 dx. Next step. Now integration करने का टाइम आ गया, फॉर्मूला लगाने का. So ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा 3x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 minus 2 कांस्टेंट है. ठीक है, x का इंटीग्रेशन x square by 2 plus 1 का इंटीग्रेशन x, एंड देन ये लिमिट्स कैसे लगाते हैं हम, अपर लिमिट यहां लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, एंड लोअर लिमिट नीचे लिखा जाता है. ओके, सो इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज आर डन. 3 got cancelled, 2 got cancelled. Now लिमिट्स का क्या करना है, यू नो दैट. अब ये इधर सब्स्टिट्यूट करना है, 0.4 जहां जहां x है सब जगह सब्स्टिट्यूट करना है, देन नेगेटिव साइन, उसके बाद 0.2 जहां जहां x है उधर सब जगह सब्स्टिट्यूट करना है. सो लेट्स सॉल्व द फर्दर पार्ट. सो नाउ आई विल राइट 0.4 क्यूब माइनस 0.4 स्क्वायर प्लस 0.4. 0.4 सब सब्स्टिट्यूट हो गया, नेगेटिव साइन बीच में. अब 0.2 की बारी,
0.2 cube, 0.2 square and then 0.2. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। नाउ बस सॉल्व करना है। 0.4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, तो इसका आंसर आएगा 0.064। 0.4 का स्क्वायर 16, देन 0.4 माइनस 0.2 का क्यूब 0.008, 0.04 and then 0.2. okay, now the last part calculation, छोटा सा कैलकुलेशन बचा है, let's do it over here. So now what I am going to do is पहले ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ओके, 0.064 माइनस 0.08, so ये मुझे दे देगा 0.056। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दो डिजिट वाले। ओके, सो यहां पर माइनस 0.1616 और ये प्लस कर देगा, ठीक है। सो माइनस 16 प्लस 4, दिस विल गिव यू 12, माइनस 12, 0.12, करेक्ट। एंड लास्टली दिस टू 0.4 minus 0.2, so this will give me 0.2. so ये तीन टर्म्स बच गए हैं, this all things are solved. now you observe ये 0.20 है, 0.20 minus 0.12, 20 में से 12 माइनस करो, so this will give you 0.08 and इधर है 56, ठीक है। so now this is your final task, इसको ऐड करना है, कर दो इसको ऐड। so this way it will give you 136, you can check, ये आपको 136 दे देगा। so this is your final answer of the work done। okay, so this is how integration is done. this was an exercise question which is there on page number 55. as I already told you कि exercise के questions करोगे and similar sum अभी आपको textbook के exercise में मिलेगा, ये solved था, okay, and अभी unsolved में मिलेगा which will be similar, and then you will find this topic quite easy. okay, let's take the next sum from your exercise. so here you can observe that force का equation 6x square minus 4x minus 8 and displacement 1 to 2, it is in meter, so this is the best part. so let's start. work done ही पूछा है, calculate amount of work done. so work done is equal to integration f dx, here 1 till 2, ठीक है। फोर्स का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, 6x square minus 4x minus 8 dx, 1 2. now there is one more step involved over here. ये इंटीग्रेशन जो है ना इंडिविजुअल टर्म को लगाना चाहिए, it should be written like this, integration 6x square, okay, then minus integration 4x minus integration 8 dx, everywhere dx, like this. okay, there is one more individual step which is to be written like this, but I would request if you don't write, it is fine, because maths में तो आप इतना इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ने वाले हो, इतना हाई लेवल का पढ़ने वाले हो कि ऐसा छोटा छोटा स्टेप आप स्किप करोगे, नो डिडक्शन ऑफ मार्क्स। सेम वे हियर आल्सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इंटीग्रेशन। 6 एक कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस 4 एक कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 8 कांस्टेंट है, फिर यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 होगा, ठीक है। आई विल शो इट लाइक दिस, अगर ऐसा है सो 8 इज अ कांस्टेंट एंड फिर रह जाएगा 1, सो 8 तो लिख दिया, 1 का इंटीग्रेशन x एंड देन अपर लिमिट लोअर लिमिट। ओके, नाउ इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। पहले कट कर देते, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। सो एक और स्टेप लिख देता हूं, 2x क्यूब 2x स्क्वायर minus 8x 2 and 1. now it's time to substitute 2 wherever there is x, ठीक है। so 2 का क्यूब will give you 8 minus 2
2 का square will give you 4 minus 8 to the 16. Okay, ये हो गया हमारा 2 सब्स्टिट्यूट करके नेगेटिव साइन. It's time to substitute 1. So 1 substitute करोगे तो this will remain 2, this will also remain 2, and this will remain 8. Now our next step, 16 minus 8 minus 16. Here this got cancelled and minus 8. Here 16 भी गया, so we are left with minus 8, minus minus plus 8. So ये भी गया. So your answer of final work done is 0. Got this? So this is how integration sum from your exercise is done. 2 numericals practice will definitely make this topic easier for you. So students, we are moving for a very important theorem, which is work energy theorem. Quite important. The statement you can see on the board, work done against a force. Obviously कोई भी force के against work तो करना ही पड़ेगा. Where it could be a frictional force, where it could be a gravitational force. So work done is equal to decrease in kinetic energy. Okay, that is the change in kinetic energy. So इसका ना mathematical formula क्या होगा? Let's try to find out. Work done. अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है decrease in kinetic energy. मतलब पहले का kinetic energy का value ज्यादा था and final kinetic energy was less. ठीक है, decrease हुआ ना? So I can write this is equal to initial kinetic energy minus final kinetic energy. So initial kinetic energy का फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है हाफ mv स्क्वायर, बचपन से पढ़ रहे हैं. बट इनिशियल है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी लेना पड़ेगा एंड फाइनल है तो फाइनल वेलोसिटी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम. अब हमको ये प्रूव भी करना है. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस? हम यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन. वी आर डूइंग द प्रूफ. ओके, this is the proof. So kinematical equation, we are going to use v square minus u square is equal to 2as. ठीक है? Now try to understand कि speed कम हो रहा है, ठीक है, decrease हो रहा है kinetic energy, मतलब speed भी कम हो रहा है. So instead of acceleration, we have retardation. Correct? So retardation है तो ये होगा negative. ठीक है, speed कम हो रहा है तो deceleration है. ठीक है, so this will be negative. Now our next step would be to multiply whole equation by half m. ठीक है, so I'll write multiplying whole equation by half m. Multiplying whole equation by half m. So this will give you half m v square minus half m u square is equal to half into 2 into minus a into s. Now try to understand, यहाँ पर negative acceleration है. ठीक है, so हमको उसको positive करना है. We have to remove that part. ठीक है, so what I'll do, I will multiply the whole equation by minus half m. ठीक है, so ये positive हो जाएगा. So अगर आप full equation को minus half m से multiply करोगे तो यहाँ पर minus आ जाएगा, ये part positive हो जाएगा and ये वाला part भी positive हो जाएगा. ठीक है, so keep this in mind, minus half m से multiply करना है. So now try to rearrange this. This is positive part, पहले लिख देता हूँ half m u square minus half m v square is equal to this got cancelled. Okay, m लिखना रह गया इधर, so sorry, half m and ये नेगेटिव ने इसको पॉजिटिव कर दिया. So we are left with MAS. Okay, so ये तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गया LHS. ठीक है, मैच हो गया इससे. अब ये पार्ट वर्क डन होना चाहिए. So yes, it is work done. Try to understand. Mass into acceleration. This will be your force. This is your displacement. And you know force into displacement is nothing but work done. So आ गया कि नहीं? Work done is equal to change in kinetic energy. So this is how the work energy theorem is
prove. So students, there is a question in your exercise. This is a theory question they have asked. What they have said is, from a terrace of height h, a ball is dropped whose mass is m. Okay. So at the terrace at some height, obviously वो ball में energy stored होगा, that will be the potential energy. Okay. And as it comes down, you know that potential energy is going to decrease. The reason is potential energy का फॉर्मूला है mgh, वो हाइट पे डिपेंड करता है. तो जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा है, हाइट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा. अब वो जो एनर्जी डिक्रीज होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में. तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला यू ऑल नो, इट इज हाफ mv². As also we know that energy can neither be created nor destroyed. वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना है. तो जब टेरेस से बॉल गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है. एग्री. बट द क्वेश्चन इज दिस एप्लीकेबल कंप्लीटली, या कुछ इसमें गड़बड़ है? जो भी पोटेंशियल एनर्जी है स्टार्टिंग में, वो क्या धीरे धीरे पूरा काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है? इज इट ट्रू? So you have to answer yes or no. If your answer is yes, तो आगे का क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है. But if your answer is no, then you have to answer one more thing. तो ऐसा क्यों नहीं है? Okay? तो वो जो completely convert नहीं हो रहा है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो किधर गया? Are you getting? If potential energy is not getting converted into kinetic energy completely, then whatever left out part is there, जो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो कहां गया, किधर चला गया? That you have to answer. Got this? So try to understand the actual concept कि जब बॉल ऊपर से नीचे आएगा, okay, no doubt potential energy is getting converted into kinetic energy, but here on earth we have some air resistance. अब वो जो air resistance है, as I told you, हम जो लोकेलिटी में रहते हैं, जो ग्राउंड के नजदीक रहते हैं हम लोग, वहां पर एयर रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है. ठीक है, इट इज नेग्लिजिबल फॉर अस. बट एज आई टोल्ड यू, अगर आप एरोप्लेन में ऊपर चले जाओ एट सम हाइट, वहां का एयर रेजिस्टेंस देखोगे तब आइडिया आएगा कि ओ माय गॉड, एयर रेजिस्टेंस इज सो मच. ठीक है. सो व्हेन बॉल इज गेटिंग ड्रॉप्ड, व्हाट इज हैपनिंग? पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, नो डाउट. बट ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस को फाइट करने में भी यूज हो रहा है. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करके वो नीचे आ रहा है. ठीक है. सो वो एनर्जी जो है, जो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, वो भी इसी में से आ रहा है, पोटेंशियल में से. सो आई विल राइट प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. So this is the actual equation. So from this equation you can easily understand that complete potential energy is not getting converted into kinetic energy. So whatever left out part was there, that is utilized in doing work against air resistance. समझ में आ गया? So this is the answer to question number 212. Students, we are moving for a very important topic, which is principle of conservation of linear momentum. Very, very important. The most important topic of this chapter. So let's try to understand what is this. So इसको समझने के लिए सबसे पहले न्यूटन का सेकेंड लॉ याद कर लो. न्यूटन सेकेंड लॉ इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बराबर. So वो डिराइव कैसे हुआ था याद करो. It was rate of change of momentum. चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, रेट आया इसलिए टाइम, एंड दैट वाज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. करेक्ट. सो ये था वो फॉर्मूला. नाउ लेट्स टेक दिस स्टेटमेंट. एज पर दिस स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? इफ देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, मतलब क्या? फोर्स का वैल्यू जीरो है, अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो क्या होगा? तो लीनियर मोमेंटम विल नॉट चेंज, और इट विल रिमेन कांस्टेंट, और इट विल बी कॉन्सर्व. ये तीनों का मीनिंग सेम है. नॉट चेंज, रिमेन कांस्टेंट, और विल बी कॉन्सर्व. इट मींस
इनिशियली जो मोमेंटम था वही मोमेंटम फाइनली रहेगा। आई रिपीट दिस अगेन, इफ फोर्स वैल्यू इज 0 देन लीनियर मोमेंटम जो इनिशियली था वही फाइनली भी रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। तो भी मैथमेटिकली इसको समझते, देखो अगर फोर्स का वैल्यू 0 है तो ये इक्वेशन हो जाएगा ऐसा, करेक्ट। t उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, इट विल अगेन रिमेन 0। सो नेक्स्ट स्टेप होगा ऐसा, माइनस p1 उधर जाएगा तो प्लस p1 हो जाएगा। सो योर फाइनल step will be this. So you understand, this is final momentum, this is initial momentum. So अगर फोर्स 0 है तो फाइनल एंड इनिशियल सेम रहता है, मतलब कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। आई होप यू गॉट दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां पर एक और चीज है, एक और स्टेटमेंट है, इन सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स ये स्टेटमेंट भी हमको यूज करना पड़ता है। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is conserved during any interactions। अब यहां पर सबसे पहले तो ये समझो कि interactions मतलब क्या। interactions is collision, समझ लो दो ऑब्जेक्ट है, कोलाइड हो रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, तो ये जो collisions होता है between the objects, that is what is interaction। so कोई भी interaction हो रहा है तो उसमें टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का conserved, अब conserved मतलब आप समझ गए हो, मतलब कांस्टेंट। सो इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि अगर समझ लो दो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं तो कोलाइड होने से पहले उनका जो मोमेंटम था एंड कोलाइड होने के बाद जो मोमेंटम रहेगा, दे बोथ विल बी सेम। अगेन हियर द सेम थिंग इज देयर, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ में आया? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। We have two objects like this. The mass of this object is m1, this is m2। ये इनिशियली कुछ स्पीड से जा रहे थे u1 and this is u2, ठीक है। ये ज्यादा स्पीड में था, इसलिए ज्यादा स्पीड में था इसलिए इसको हिट करेगा, करेक्ट। अब कोलिजन के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मास चेंज नहीं होने वाला है, वो तो आपको पता है। ये फिर भी m1 रहेगा, ये m2 रहेगा, बट इसका वेलोसिटी अभी हो जाएगा v2, नया कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, एंड इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा, ओ हियर आई शुड राइट v1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज v1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इज v2। सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, कोलिजन से पहले का ये कंडीशन है, तो इधर मैं टोटल मोमेंटम लिखता हूं। अब मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो आई विल राइट m1 u1, ये तो पहले ऑब्जेक्ट का हुआ, दूसरा भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, सिस्टम है ना, दिस इज द सिस्टम, टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, प्लस m2 u2। सो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला लिखो, p2, फाइनल मोमेंटम आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। सो एज पर दिस स्टेटमेंट दे आर सेइंग कि इनका इंटरैक्शन में, इनका कोलिजन में टोटल मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब इधर भी वही आएगा p1 इक्वल टू p2, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। सो ये अल्टरनेट स्टेटमेंट है और ये मेन स्टेटमेंट है। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। So students, we are moving for free body diagram. Let me tell you, for solving numericals, this is the most important concept to understand. Free body diagram कैसे draw किया जाता है। So first understand कि free body diagram होता क्या है। So the definition is in front of you. In case of free body diagram, you are supposed to show all the forces acting on one particular body along with its acceleration। मतलब क्या, देखो ये एक डायग्राम है जिसमें देयर आर टू बॉडीज शोन, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक 20 kg और पुली से लटकता हुआ एक और ब्लॉक विच इज 40 kg। ये जो व्हील होता है इसको हम पुली बोलते हैं, करेक्ट। सो हियर टू बॉडीज आर देयर। सो व्हाट फ्री बॉडी डायग्राम इज, कोई भी एक बॉडी को आइसोलेट करो, सेपरेट करो,
फिर उसके ऊपर जो जो फोर्सेस इन्वॉल्व है वो आपको उसके ऊपर ड्रॉ करना है, एज वेल एज उसका एक्सेलरेशन भी शो करना है कि किधर है उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन. जहां पर भी स्ट्रिंग इन्वॉल्व है वहां पर टेंशन आता है. यू विल से जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है उधर भी टेंशन आता है सर. आई एग्री, वो भी करेक्ट लॉजिक है, बट अभी फिलहाल तो हमको स्ट्रिंग का पढ़ना है, ठीक है. सो व्हेनेवर रोप, व्हेनेवर स्ट्रिंग, दिस थिंग्स आर इन्वॉल्व, वहां पर टेंशन रहता है. अब टेंशन है क्या? टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन टेंशन. टेंशन हियर इन फिजिक्स इज फोर्स, ठीक है. सो टेंशन का यूनिट भी न्यूटन है. ये टेंशन कब क्रिएट होगा? रोप स्ट्रिंग बता दिया मैंने, बट ये फोर्स से सेम है या फोर्स से अलग है? तो पहले ये डिफरेंस समझो. फोर्स, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या खींचते हो हाथ से कांटेक्ट में आकर, ठीक है, धक्का मारते हो, पुश या पुल, दैट इज द फोर्स, कांटेक्ट. अब ये जो ऑब्जेक्ट है रस्सी से बंधा हुआ है, यहां तो ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो हो नहीं आप, तो यहां पर आप रस्सी से खींच रहे हो, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ, सो इधर टेंशन आता है. ओके, अ सिंपल एग्जांपल टू फाइनली क्लियर द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टेंशन. जैसे चेयर है, चेयर को आपने खींचा पकड़ के, ठीक है, दैट इज फोर्स. बट चेयर को रस्सी बांध दिया एंड देन यू पुल इट, खींचो रस्सी की मदद से, तो टेंशन आ गया उसका. सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन टू. चलो ना, टेंशन दिखाने का कैसे? टेंशन का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. इतना याद रखो, हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर दिखाने का, ठीक है, नॉट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द एफबीडी. पहले इसका ड्रॉ करता हूं. 40 kg ऑब्जेक्ट. तो इधर कौन से फोर्स आएंगे पहले समझो. इसका जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो आपको पता है, फॉर वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड. तो पहले तो वो दिखा दो. वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, और यहां पर मास 40 है एंड हम g का वैल्यू यहां के न्यूमेरिकल्स में हमेशा 10 लेने वाले. सो 400 न्यूटन, ये एक फोर्स हो गया इसके ऊपर. दूसरा स्ट्रिंग है तो टेंशन आएगा. सो टेंशन विल बी शोन लाइक दिस, T. आई टोल्ड यू, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर का डायरेक्शन होना चाहिए, गोइंग अवे. समझ में आ गया ना? एक्सेलरेशन भी दिखाना है. देखो यहां लिखा है फोर्सेस के साथ साथ एक्सेलरेशन भी होना चाहिए. तो पहले तो ये डायग्राम को एनालाइज करो कि इसमें मूवमेंट कुछ होगा. द आंसर इज यस, होगा. ये 40 किलो का है, ये सिर्फ 20 किलो का है, ये खींच लेगा, नीचे आ जाएगा. ओके, सो हियर दिस इज गोइंग डाउन and this is going right, बराबर. so since ये नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की साइड है, तो यहां पर आपको एक्सेलरेशन भी शो करना है, which is mass into acceleration, ऐसा. अब इसका मास यहां क्या लिखोगे? 40 into the acceleration. got this? so ये फाइनली इसका FBD हो गया. the FBD is done. forces are also seen and acceleration is also seen. Let's go for the second FBD. इसका now 20 kg, obviously इसका भी कुछ तो वेट है, तो वेट तो दिखाना ही है. so I will show downward weight which is, अभी डायरेक्टली लिखता हूं, 20 mass into g value as 10 which is 200 न्यूटन. ठीक है. अब आपको पता है कि जहां कांटेक्ट होगा, इन माय सेकंड लेक्चर नॉर्मल रिएक्शन सिखाया था, याद करो. तो अगर वेट डाउनवर्ड एक्शन है तो उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा, क्योंकि कांटेक्ट हो रहा है. आप बोलोगे इधर रिएक्शन क्यों नहीं आया सर? अरे कांटेक्ट नहीं हो रहा है ना ग्राउंड के साथ, हवा में लटक रहा है, करेक्ट, बट यहां पर टच है, सो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा. ठीक है, which will be again equal to 200 न्यूटन. सेम. ठीक है, दो फोर्सेस हो गया. नाउ व्हाट? अब
ये भी तो रस्सी से बंधा हुआ है, सो यहां पर भी एक टेंशन आएगा कैपिटल टी। अगेन यू कैन ऑब्जर्व मैंने अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। देन जब ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी तो आएगा जो ऑपोजिट में उसको रोकने का ट्राई करेगा, करेक्ट है कि नहीं? सो सरफेस के कांटेक्ट में है, आप बोलोगे यहां पर नहीं है, कांटेक्ट नहीं है तो फायदा है, दो फोर्स अपने आप निकल गए। कौन से दो फोर्स? नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। बट यहां पर कांटेक्ट है तो एक और फोर्स दिखाना पड़ेगा which is the frictional force, एंड ये मैंने डायरेक्शन देखो किधर दिखाया है, ऑपोजिट टू द मोशन। टेंशन का ऑपोजिट मत समझना, ये बॉडी जाने वाला है राइट में, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स आया लेफ्ट में, ठीक है। अब कुछ बचा है, यस, वन लास्ट थिंग लेफ्ट which is the acceleration। ये जा रहा है राइट में तो उसका एक्सेलरेशन भी राइट में ही होगा, so I will show acceleration towards right। एक्सेलरेशन कैसे लिखना है? मास के साथ एक्सेलरेशन, तो इसका मास है 20 into a। So finally this completes the FBD of this object। बहुत सारे फोर्सेस है, एरोस है, बट अभी उसने गलती से सरफेस को टच कर दिया है तो ये सब दिखाना पड़ेगा। ये भाई ने टच नहीं किया, मस्त, ज्यादा नहीं है उसमें मगजमारी। ओके, सो आई होप दिस क्लियर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एफबीडी। अब हम सम्स लेंगे, इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट टू मोर एक्सटेंट। सो बिफोर गोइंग फॉर न्यूमेरिकल्स, हाउ टू राइट इक्वेशंस, बिकॉज है ना हमको न्यूमेरिकल्स में इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। एफबीडी बना दिया फिर इसका इक्वेशंस लिखना होता है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल नॉट राइट दिस ऑन द बोर्ड व्हाट आर द रूल्स, बट बहुत इजी रूल्स है। अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, ठीक है, अपना एक्सिस के जैसा ही है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ओके, राइटवर्ड्स पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड्स नेगेटिव, ये हमेशा याद रखो, लाइक एक्सिस। ओके, सेम वे एक्सेलरेशन में भी फॉलो करना है सेम, बट वो इक्वल टू के बाद लिखा जाता है। आई विल एक्सप्लेन दिस। सो देखो आपको ये फॉर्मूला पता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑलमोस्ट हर जगह बार बार यूज होता है, दैट इंपॉर्टेंट इट इज। सो लेफ्ट साइड में सारे फोर्सेस लिखने, इतना याद रखो, एफबीडी में जितने भी फोर्सेस दिखते हैं वो सारे लेफ्ट में आने चाहिए, साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है, जो मैंने बताया अभी, ठीक है, एक्सिस के हिसाब से। एंड राइट साइड में ये एक्सेलरेशन का पार्ट आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ दिस टू, हाउ टू राइट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सिस चूज कर लो, चलो मैं लिख रहा हूं एक्स एक्सिस के फोर्सेस। सो इसमें टेंशन राइट में है, सो प्लस टी आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में है, सो माइनस आएगा। हो गए दोनों फोर्सेस। आप बोलोगे ये दोनों का क्या करना है, वो वाई एक्सिस में, वो अभी नहीं लिखेंगे, फिलहाल सिर्फ एक ही एक्सिस को चूज करना है। अब ये भी तो एक्स एक्सिस में आता है एक्सेलरेशन, यस, तो ये इक्वल टू के बाद लिखना है। अब ये कौन से डायरेक्शन में है, राइट, राइट मतलब पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, प्लस। सो आई होप यू अंडरस्टूड, टेंशन प्लस, फ्रिक्शनल फोर्स माइनस, एंड एक्सेलरेशन आल्सो प्लस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में दो ही फोर्स है, ठीक है, अपवर्ड प्लस एंड डाउनवर्ड माइनस। अब y एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, सो इज इक्वल टू एक्सेलरेशन नहीं है कुछ भी, सो हियर आई विल गेट 0। गॉट दिस? सो देखो यहां तो एकदम सिंपल जो हमको पता है वो मिल गया, n इक्वल टू w, w 200 तो n भी 200। गॉट दिस? बट यहां पर आंसर नहीं मिलेगा फिलहाल, इसको हमको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ता है, जो कि न्यूमेरिकल्स में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स कम टू दिस पार्ट। यहां तो x एक्सिस का कुछ है ही नहीं लेना देना, ठीक है, जो भी करना है हमको y एक्सिस में ही लिखना है। सो अपवर्ड्स पॉजिटिव प्लस p, डाउनवर्ड्स नेगेटिव माइनस w, हो गया फोर्सेस इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन तो इधर लिखेंगे इक्वल टू के बाद। कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब माइनस, सो माइनस 48। So this is how we write the equations of FBD. Let's take a numerical from your exercise, solved example from your textbook, which is
for 4.5 on page number 57. Okay, so this numerical will definitely clear your concept of FBD. So in the question it is given here there is a very huge pulley and two masses are hanging, लटक रहे हैं. देख सकते हो ये छोटा वाला है and this is heavy bigger one. So m2 is greater than m1. उन्होंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड करने बोला है, टेंशन का फॉर्मूला फाइंड करने बोला है. सो ये लास्ट आंसर आएगा. ओके, नाउ इसमें कोई नंबर नहीं है, दे हैव नॉट गिवन द वैल्यूज कि मास का वैल्यू 20 kg है, ऐसा कुछ वैल्यूज नहीं दिया है. इसलिए लास्ट आंसर भी वैल्यूज में नहीं आ रहा है, अल्फाबेट्स में आ रहा है. ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. तो इसमें करना क्या है, आपको दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है वन बाय वन. तो पहले मैं ये छोटे वाले ऑब्जेक्ट का बना देता हूं. सो हियर इज दिस ऑब्जेक्ट, लेट्स से m1. नाउ दिस इज अ वर्टिकल ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसमें बहुत कम फोर्सेस आने वाले, दैट इज द बेस्ट पार्ट, किसी के कांटेक्ट में नहीं है. ओके, सो इसका वेट जो है दैट विल बी शोन डाउनवर्ड्स m1g. यहां स्ट्रिंग है, सो टेंशन आएगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, आई हैव टोल्ड यू. और एक चीज आएगा इसमें जो है एक्सेलरेशन. अब एनालाइज करो कि यहां मूवमेंट्स कैसे होने वाला है. दिस इज हैवी, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा. सो हियर द मोशन इज अपवर्ड्स, सो एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स होगा. ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट. ठीक है, अब यहां हम इक्वेशन लिख देते हैं. कैसे लिखते हैं इक्वेशन, देखो, अपवर्ड्स पॉजिटिव माइनस डाउनवर्ड्स, ठीक है, नेगेटिव डाल दिया, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, सो पॉजिटिव. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. आई रिपीट दिस, ये फोर्सेस है और ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड है. सो फोर्सेस टेंशन, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव, एंड ये अपवर्ड्स है इसलिए पॉजिटिव. लेट्स ड्रॉ द सेकंड एफबीडी, हेवी ब्लॉक. इसका भी टेंशन होगा लाइक दिस, T अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. इसका भी वेट होगा डाउनवर्ड्स m2g, एंड ये ऑब्जेक्ट आने वाला है नीचे. ठीक है, इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे, सो m2a. ठीक है, हो गया, इसका एफबीडी भी हो गया ड्रॉ करके. अब इधर इक्वेशन लिखो, प्लस t माइनस m2g इज इक्वल टू, इधर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस m2a. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब हमको सॉल्व करना है. नाउ फ्रॉम 1 व्हाट आई कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 t के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये उधर प्लस कर दो. सो t विल बी रिटन एज m1a प्लस m1g. ठीक है, ये जो t का वैल्यू आया है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 2. सो पुट इन इक्वेशन 2. सो लिखा जाएगा m1a प्लस m1g, ये t का वैल्यू लिख दिया, माइनस m2g इज इक्वल टू माइनस m2a. ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू rearrange the acceleration together and the gravities together. So here you can observe कि ये वाला पार्ट पूरा प्लस हो जाएगा इधर आके, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है उधर भेज दो. So this will become plus m2g and this will become minus m1g. a will be taken as common, so यहाँ आएगा m1 प्लस m2, इधर g कॉमन रहेगा, सो आएगा m2 माइनस m1. सो देयरफॉर a विल बी रिटन एज m2 माइनस m1 इनटू g, और ये इधर डिवाइड होगा, सो m1 प्लस m2. सो नाउ यू कैन कंपेयर दिस एंड दिस, दे आर सेम. Let's solve for the tension part. Tension part थोड़ा lengthy है, carefully solve करेंगे. We will take this equation of tension. ये equation ले लेते हैं. T is equal to m1
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां से उठाना पड़ेगा. सो आई विल राइट instead of this acceleration I will write m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g. अब ये g को पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं. So this will be written as like this. ठीक है. अब आगे क्या है? प्लस m1g. Now our next step will be ये m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. So this will give you m1 m2g minus m1 square g divided by, and then here like this. Okay. Now it's time to cross multiply. So इसके नीचे तो 1 है, सेम टर्म आएगा m1 m2g प्लस, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो. So ये पहले मल्टीप्लाई होगा. So that will give you m1 square g. Then ये दोनों मल्टीप्लाई होगा. So that will give you m1 m2 g. And then this whole divided by m1 plus m2. I hope you are following this. Simple cross multiplication step by step. Now you can observe this term and this term can get cancelled. Okay. So क्या बचा है आपके पास? Analyze this. m1 m2g m1 m2g दोनों सेम टर्म, 1 plus 1 ऐसा समझो. तो ये 2 हो जाएगा m1 m2g and then divided by m1 plus m2. So now you can very well verify this answer and this answer definitely matches. Let's take the next numerical regarding tension. Okay. So what they have said in this numerical that there are 10 masses. Every object is of mass m. ठीक है? Connected one below the other with 10 strings. So देखो, let us consider this is the first string. Here we have 1. Then here we have 2. Then here we have 3. So on. ऐसे 10 है. ठीक है? And the system holding the topmost string, ये सबसे पहला वाला स्ट्रिंग जो है उसको पकड़ के सिस्टम को एक्सेलरेट किया है अपवर्ड्स, इसको ऐसा ऊपर लेकर गए with the acceleration which is given as g by 2. Got this? What is the tension in the sixth string from the top? तो ऊपर से काउंट करना है, sixth string में टेंशन फाइंड करना है. So let's analyze this again. So this is the first string, second, third, 3 masses. This is the fourth string. This is the fifth string. And here is the sixth string. एक और बार 1 2 3 4 5 and this is the sixth. इधर टेंशन फाइंड करना है. अब इसके नीचे कितना मासेस है? 1 2 3 4 5. तो इसके नीचे और 5 होगा. So I will directly write 5m. Agreed? अब अगर यहां पर मुझे टेंशन फाइंड करना है तो मुझे FBD किधर का बनाना चाहिए? I should draw the FBD of this whole together. Okay? Now you will understand this. इधर का FBD बना के कैसे मिलेगा? देखो, if I draw FBD of this 5m, ठीक है? इधर का अगर मैं बनाता हूं FBD, ठीक है? टोटल पांचों का साथ में मिलाकर, so what will happen? इधर ये स्ट्रिंग है, so ये टेंशन दिखाना पड़ेगा like this. स्ट्रिंग है इसलिए अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. इसका वेट कितना है? 5 ऑब्जेक्ट्स के बराबर है. ठीक है. सो आई विल शो हियर डायरेक्टली 5mg. ठीक है. नाउ ये तो हो गया फोर्सेस. क्या कुछ एक्सेलरेशन है? यस, एक्सेलरेशन है, अपवर्ड्स है. सो यहां पर आएगा अपवर्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू. तो ये ऑब्जेक्ट का मास क्या है? 5m के बराबर है. ठीक है. एक्चुअली हियर 5 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, कीप दैट इन माइंड, बट हमने उसको क्लब करके एक ही बनाया है. ठीक है. आई रिपीट दिस, देयर आर 5 आइडेंटिकल मास ओवर हियर बिलो दिस, बट हमने उसको क्लब करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया है, बट उसका मास हमको 5 ही लेना है, 5m. ओके. सो हियर वी हैव 5m एज अ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g/2. ठीक है. सो ये FBD हो गया. नाउ यू विल से ऐसा क्यों किया?
बिकॉज अगर इधर का एफबीडी नहीं बनाते तो टेंशन फिर आएगा कैसे उसके ऊपर, और हमको ये टेंशन ही तो फाइंड करना है. गॉट दिस? नाउ FBD is done. Now it's time to write the equation. That's it. और कुछ नहीं बचा है. This is upward direction plus t. This is downward direction minus 5 mg is equal to ये acceleration है, upwards है, so plus 5 mg by 2. So therefore t is equal to, try to analyze this. ये plus हो जाएगा इधर आके, plus 5 mg plus 5 by 2 mg. ठीक है, 5 by 2 mg. 5 by 2 is 2.5. So this will be written as, so this way 5 plus 2.5 will give you 7.5 mg. Now this answer is not matching with the textbook. Let me tell you, there is a mistake in the textbook. This answer is absolutely correct. Okay. Let's take the next numerical about power. So in this question, the theory is given regarding power, that power is rate of doing work. There is some force applied to a body of mass m, and at some time t, the power is proportional to. Out of this options you are supposed to consider. Now power formula, basic formula, you know, it is work upon time. Power is work upon time. So from basic formula आपको तो ऐसे ही लगेगा कि power is inversely proportional to time. मतलब ये जब न्यूमरेटर में आएगा, so this will become time raised to -1. But no option time raised to -1 नहीं है. So what is to be done in this case? In this case we have to consider force into this. Force को introduce करना पड़ेगा, इसीलिए तो force लिखा है. Okay, so work done has a formula, force into displacement. So ये substitute कर दो, power is equal to force into displacement divided by time. Clear? Now check this part. This is displacement upon time, that is velocity. ठीक है, displacement upon time is velocity. So therefore power is equal to force into velocity. यहां तक क्लियर हो गया ना? अब ये करने से फोर्स तो आ गया, बट टाइम गायब हो गया. सो अभी टाइम को कैसे इंट्रोड्यूस करें वापस? ओके, एंड इधर टाइम है बट ये फिर भी t रेज़ टू -1 ही आएगा. ठीक है, t रेज़ टू -1. सो ये तो और मॉडिफाई करना पड़ेगा. सो नाउ फोर्स विल बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन, एज वेल एज वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये भी हमको पता है, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है ये सब में. तो so therefore velocity will be written as acceleration into time. ठीक है, so in this formula therefore power is equal to, force के बदले लिखते हैं मास, ठीक है, और velocity के बदले लिखते हैं at. ठीक है, now this will become mass a into a square into finally t. Yes. Okay, wait. There's one more thing to be considered over here. Force गायब हो गया. Now force is gone. So now what to do? So now I am multiplying numerator as well as denominator by mass. Multiplying numerator and denominator by m. So that force वापस आ जाए ये equation में. So this will become m into m a square by t and divided by m. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मास डाल दिया. सो m स्क्वायर a स्क्वायर t divided by m. ठीक है, this I can write as whole square also, like this, and then m a के बदले वापस फोर्स लिख सकते हैं. So that is how f square t divided by m. So this is how finally force के फॉर्मूला में, सॉरी पावर के फॉर्मूला में फोर्स भी आ गया, टाइम भी आ गया, and that is how we understand power is directly proportional to time. Actually इधर ही मिल गया था, but still we concluded that force can be included in the formula.
Okay. So this is the last numerical of this long lecture. Here you can observe that 40,000 liter of oil and its density is given 0.9 gram cubic centimeter, okay, is pumped from an oil tanker shipped into a storage tank whose height is 10 meter, and it is done for half an hour. So they have asked you to calculate the power. Okay. So let's analyze this carefully. What is given? 40,000 liter oil का मतलब ये volume है. Okay. So here I write volume as 40,000 liter given. Then they have given the density as 0.9 gram per centimeter cube. Then they have given the height 10 meter. Then they have given the time half an hour. Okay. And they have asked you to find the power. Now in this sum, lot many things needs conversion. Okay, try to understand. First of all, liter वॉल्यूम का SI यूनिट नहीं है, इट इज मीटर क्यूब. सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लीटर टू मीटर क्यूब कैसे करते हैं. देयर आर सो मेनी कन्वर्जन्स व्हिच यू शुड रिमेंबर. लीटर टू मीटर क्यूब करना है तो 10 रेज टू -3 मल्टीप्लाई करना है. सो 40,000 into 10 raised to -3. This will convert into meter cube, SI unit. Similarly, ये भी तो ग्राम है, सेंटीमीटर है, नहीं चलेगा. So इसको अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना है SI unit, then you are supposed to multiply this by 1000. ठीक है, keep this in mind. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, that is cubic centimeter, same है. 2 SI unit multiply by 1000. ठीक है, 10 raised to 3 भी बोल सकते हो. So you can observe 10 raised to -3 वॉल्यूम में और यहां पर +3. हाइट का तो कोई इश्यू नहीं है, टाइम भी तो सेकंड में करना पड़ेगा. So this is 30 minutes, which is 30 into 60 seconds. So finally all given quantities are in SI unit. Done. Now how to solve this? पावर का अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या वो फॉर्मूला यूज करेंगे? नो, उसमें तो एक्सेलरेशन था, उसमें फोर्स था. ठीक है, वो फॉर्मूला यूज होने वाला नहीं है. सो व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई राइट ओवर हियर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम. नाउ दिस वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक और कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल. सो यहां पर कौन सा एनर्जी कंसीडर करना है? Obviously you can observe ये height पे है, so it is definitely the potential energy. Correct? Potential energy का formula पता है, mgh upon t. So this is the formula which we are going to use. ठीक है? Now the question will come over here, mass किधर है? Where is the value of mass? तो करेंगे find. First step will be density is equal to mass upon volume. जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हो स्कूल सेक्शन से. सो देयरफॉर मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो 0.9 into 10 raised to 3, 40,000 into 10 raised to -3. This got cancelled. Okay, and जो बचा है वो आपके सामने है. चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट. पावर इज इक्वल टू दिस मास वैल्यू इज 0.9 into 40,000 into G value 10, height value is also 10, and here we have divided by 1800. इसका multiplication आपको 1800 देगा. So this got cancelled, this got cancelled, this got cancelled, this got cancelled. This is 0.1, this is 2 2 ones are, this is 20,000. Okay, so finally 20,000 into 0.1 will give you answer as 2,000. That. So power है, इसका SI unit watt है. Okay, W. If you leave your answer over here, you will be given full marks. But in textbook they have converted into kilowatt, which is 2 kilowatt. Okay.
but I'm going to leave my answer over here. Got this? So students, this were the numericals related to today's lecture, today's theory. I hope you enjoyed this. Thanks for watching.